नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप बालरोडिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा हरियाणा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा उम्मीदवारों की लगातार 2 बार लिस्ट निकाली गई और दोनों बार ही प्रदेश के अंदर भाजपा नेताओं में जो घमासान देखने को मिला, हड़कंप मचा हुआ, लगातार पार्टी को नेता अलविदा कह रहे हैं और इसी के साथ जो सबसे बड़ा जो गर्म मुद्दा है, हम दक्षिणी हरियाणा या पूरा हरियाणा की बात करें, क्योंकि दोनों लिस्टों में पार्टी के पूर्व में 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे दिग्गज नेता प्रोफेसर रामविलास शर्मा का दोनों ही लिस्टों में कहीं नाम नहीं आया और उसके बाद में कयास लगाए जा रहे थे कि अब क्या होगा। कल जिस तरह से रामविलास शर्मा द्वारा घोषणा की गई कि वो नामांकन करेंगे और उनके कार्यकर्ताओं में इस बात को रोष था कि दूसरी लिस्ट में भी उनका नाम शामिल नहीं था। आखिरकार आज रामविलास शर्मा ने भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन कर दिया है, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उनके नाम का ऐलान नहीं किया है। और इसके साथ ही जो एक लेटर भी सोशल मीडिया पर वायरल है, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ आज पूरी चर्चा में शामिल हैं महेंद्रगढ़ जिले से ही संबंध रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार करमवीर जी। करमवीर जी, लगातार 2 लिस्टें भारतीय जनता पार्टी द्वारा जी निकाली जाती हैं, लेकिन दोनों लिस्टों में ही रामविलास शर्मा का नाम नहीं आता। तो आप इसे किस नज़र से देखते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है? बिल्कुल। सबसे पहले तो प्रदीप जी, सभी दर्शकों को नमस्कार। जिस प्रकार से भाजपा द्वारा ये जो जी, 2 जी। लिस्ट निकाली गई है और जो कि प्रदेश के अंदर जो उम्मीदवार है उनकी जो घोषणा की गई है, उसमें से प्रोफेसर रामविलास शर्मा जैसे दिग्गज नेता का नाम शामिल नहीं होना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में कि जब भाजपा जी, जो है इस प्रदेश के अंदर कुछ नहीं थी, उस समय भी प्रोफेसर जी, रामविलास शर्मा वो शख्सियत थे जो भाजपा का झंडा उठाकर चलते थे। और आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर जब रामविलास शर्मा अपने राजनीतिक जीवन से रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, उस समय भाजपा द्वारा इस तरह से उनको जो है प्रतीक्षा में रखना, उनके नाम की घोषणा नहीं करना। देखिए, कायदे से देखा जाए तो रामविलास शर्मा उस श्रेणी में आते हैं कि उनके नाम की घोषणा तो पहली सूची में होनी चाहिए थी। और यदि जो है जी, पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है या कोई बदलाव करने का पार्टी का मूड था, तो ये चीजें भी इतने बड़े कद्दावर नेता को इस तरह से जो है सूची में शामिल नहीं करके उन्हें प्रतीक्षा में रखना, ये भाजपा के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं है। खास करके जिस तरह से रामविलास शर्मा ने भाजपा के लिए राजनीति की है, भाजपा को आज प्रदेश के अंदर जिस तरह से 2 बार यहाँ सत्ता में सत्तासीन करने का काम किया है, जी, इतने बड़े नेता का और इस तरह से बेइज्जत करना अगर हम कहें एक प्रकार से, तो ये जी, भाजपा के लिए आने वाले समय में नुकसानदायक होगा और भाजपा को इस तरह से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि रामविलास शर्मा वो शख्सियत है, जब भाजपा का हरियाणा में कोई झंडा उठाने वाला नहीं था, तो वही शख्सियत थे प्रदीप जी। करमवीर जी, जिस तरह से कल एक तरह से दूसरी लिस्ट आई, उसके बाद में रामविलास शर्मा के आवास के ऊपर उनके जो निजी कुछ एक कार्यकर्ता थे, कह सकते हैं कि उनकी कोर जो ग्रुप की जो मीटिंग हुई है, जिसके अंदर 20 से 25 जो वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल थे, उसके बाद में रामविलास शर्मा आते हैं और ये ऐलान कर दिया जाता है सोशल मीडिया पर कि कल नामांकन भरेंगे, लेकिन उसमें कहीं भाजपा का जिक्र नहीं होता और उसके बाद में आज भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया जाता है। तो आप क्या मानते हैं कि किस तरह का गेम है या किस तरह की रणनीति है इसके पीछे? देखिए, जैसे ये दूसरी लिस्ट जब पार्टी की तरफ से आउट की गई है और प्रोफेसर रामविलास शर्मा का नाम नहीं आया, तो उसके बाद जो है उनकी जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनकी जो टीम है वो एक्टिव हुई है और उन्होंने जो है उनके बेटे ने खुद सोशल मीडिया से ये जो है पोस्ट डाला कि भाई इस प्रकार से जो है नामांकन करेंगे। और ये बात सही है कि उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का कहीं जो है नाम निशान नहीं लिखा गया कि भाई भाजपा की टिकट पर या इस तरह से। लेकिन जब आज नामांकन किया गया है, तो नामांकन हो गया उनका, लेकिन क्योंकि पार्टी की तरफ से जो टिकट के लिए जिस प्रकार से जो आवेदन करते हैं, उनको पार्टी की तरफ से टिकट दिया जाता है, तो वो चीजें अभी नहीं है। तो इसको हम जो है भाजपा के नामांकन न कह करके अभी उनका अगर हम इंडिपेंडेंट नामांकन कहें तो ज्यादा ठीक, क्योंकि अगर वो
पार्टी उन्हें सिंबल वाली टिकट का नहीं देती है तो फिर नामांकन में जो है उनके पार्टी वाला तो बन नहीं पाएगा। तो ये प्रदीप जी जो है जिस प्रकार से आज जो नामांकन किया गया है और नामांकन के दौरान जिस प्रकार से उनके जो वर्कर हैं बड़ी संख्या में उनकी मौजूदगी है, तो ये भाजपा को भी एक बार फिर से सोचने पर विवश कर रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करे। देखिए भाजपा की मुझे लगता है जिस प्रकार की अब तक की जो रणनीति रही है उसे देखकर लग रहा है कि वो रामविलास शर्मा की टिकट काटना चाह रहे हैं और रामविलास शर्मा जो है अब लास्ट मोमेंट पर आकर उन्होंने ये कदम उठाया है। नहीं तो आपने देखा होगा कि राव नरवीर सिंह ने जिस प्रकार से उन्हें जब आभास हुआ था इस चीज का तो उन्होंने बहुत पहले घोषणा कर दी थी इस चीज की। तो रामविलास शर्मा को ये शायद संभावना थी कि उनकी टिकट नहीं कटने वाली। करमवीर जी, एक ये भी है कि वहां पर कार्यकर्ताओं द्वारा ये बताया गया कि आज सुबह 10 बजे लिस्ट जारी हो रही है, रामविलास शर्मा जी का उसमें नाम है। उसके बाद में कहा गया कि लगभग 2 बजे नामांकन जब दाखिल करेंगे उससे पहले उनके नाम की घोषणा हो जाएगी। और कहा गया कि फोन आ गया, कार्यकर्ताओं ने वहां पर आतिशबाजी भी की है। नामांकन के बाद में कहा गया कि 3 बजे एक लिस्ट आ रही है जिसमें उनका नाम होगा। लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि शाम के लगभग 7:15 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक वो लिस्ट जारी नहीं हो पाई। देखिए प्रदीप जी, जब से जो है ये दूसरी लिस्ट आई है उसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं। जिस प्रकार से जो है प्रोफेसर रामविलास शर्मा की टीम द्वारा कल जो नामांकन की घोषणा की गई तो उन्हें उम्मीद थी कि ये कदम उठाने के बाद अब पार्टी शायद उन्हें जो है टिकट भी देगी। कुछ जो राजनीतिक जो उनके जो साथी हैं उनकी तरफ से भी पार्टी को अप्रोच किया जा रहा था। मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जब कनीना में अपनी बेटी आरती राव का नामांकन दाखिल करवाने के लिए यहाँ पहुंचे तो हमने भी उनसे पूछा था कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं लेकिन पार्टी की तरफ से उन्हें अभी तक उम्मीदवार नहीं बनाया गया। तो उन्होंने भी एक उम्मीद जाहिर की थी कि जब मैं दोपहर बाद पहुंचूंगा उनके पास तो तब तक पार्टी उन्हें उम्मीदवार बना देगी। उन्होंने कहा कि मेरी ऊपर भी बात हुई है और मैंने यही रखा है कि भाई रामविलास शर्मा जैसे जो बड़े नेता हैं इनको इस तरह से जो है इनसे बेर नहीं किया जाए और इनकी टिकट घोषणा की जाए। उन्होंने तो यहाँ तक उम्मीद जताई थी कि भाई जो है रामविलास शर्मा को ही पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। बहरहाल आपकी बात सही है कि जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम भी हुआ है और अब शाम के 7 भी बज चुके हैं लेकिन अभी तक पार्टी की तरफ से जो है उम्मीदवारों की जो बची हुई 3 उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जारी नहीं की गई है। तो इस पर संशय लगातार बना हुआ है कि भाजपा क्या कुछ जो है निर्णय लेगी इस पर। देखिए, नामांकन के बाद में रामविलास शर्मा का जो आवास है वहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, सांसद चौधरी धर्मवीर, विधायक सीताराम यादव, पूर्व मंत्री और विधायक ओम प्रकाश यादव सहित अनेक नेता वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने मंच से रामविलास शर्मा को टिकट ना मिलने के कारण जो भाजपा का जो संगठन है, जो हाईकमान है, उसके को भी घेरने की कोशिश की और कहा कि रामविलास शर्मा की टिकट को इस तरह रोक के रखना दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप क्या मानते हैं कि ये एक दबाव की राजनीति है या वास्तव में उनकी टिकट कंफर्म हो चुकी है, उसके बाद में ये सब नेता यहाँ पर आए? देखिए, हमें जो जानकारी मिली है जिस प्रकार से हमने जब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से बात की और उनके बहुत नजदीक के लोगों से आज बात की है यहाँ, तो उनका कहना था कि इस टिकट को लेकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की कल रात को भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से जो है बात हुई है कुछ लेकर के और उन्होंने कहा था कि जो है पार्टी की तरफ से सूचना हमें ये मिली उनके जो है हमारे जो सूत्र है उनके अनुसार कि पार्टी की तरफ से राव इंद्रजीत सिंह को कहा गया कि आप जिनका समर्थन कर रहे हैं उससे पीछे हट जाइए। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने साफ तौर पर मना कर दिया कि मैंने जो कह दिया, मैं जो है प्रोफेसर रामविलास शर्मा को टिकट की पैरवी कर रहा हूं और केवल उन्हीं की पैरवी चाहता हूं। तो इस प्रकार से जो है राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है उनकी जो है टिकट की पूरी संभावना को लेकर। और यही कारण है कि जिस तरह से आज नामांकन के बाद आपने बात की कि वहां पर जो भाजपा के नेताओं का जमावड़ा रहा जिसमें राव इंद्रजीत सिंह है, चाहे चौधरी धर्मवीर सिंह है, ओम प्रकाश एडियो जो कि नारनौल से विधायक पूर्व मंत्री हैं,
और अटेली से विधायक सीताराम यादव, ये सारे जो है बड़े चेहरे थे और ये सभी वहां पहुंचे। और राव इंद्रजीत सिंह ने तो जिस तरह से तल्ख टिप्पणी भी की है कि आप टिकट भाजपा नेतृत्व पर कि आप टिकट किसे दे या न दे ये एक अलग मामला है, लेकिन इस तरह से किसी को बेइज्जत करने का आपको अधिकार नहीं है, यहाँ तक कि उन्होंने बात कही है। तो वो लगता है देख करके राव इंद्रजीत सिंह पूर्ण रूप से जो है वो लगे हुए हैं इस प्रयास में भाजपा शीर्ष नेतृत्व से कि भाई महेंद्रगढ़ की जो टिकट है वो प्रोफेसर रामविलास शर्मा को ही मिले। जी बिल्कुल। और हमारे साथ में अभी चर्चा के अंदर शामिल हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के पंडित जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से लगातार 2 बार लिस्ट आ गई है बीजेपी की, लेकिन दोनों लिस्टों में रामविलास शर्मा जी का नाम नहीं है, इसको लेकर लोगों में रोष है और आज उन्होंने नामांकन भी कर दिया है। आप किस तरह से देखते हैं कि लगातार जो लिस्ट है उसे आगे सरकाया जा रहा है? सुबह से कहा गया कि 10 बजे आएगी, 2 बजे आएगी, 3 बजे आएगी, लेकिन अभी तक वो लिस्ट नहीं आई। देखो, मेरी जानकारी के अनुसार इस लिस्ट को रुकवाने का काम मनोहर लाल खट्टर कर रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर ने प्राइम मिनिस्टर की तरीके से हरियाणा में भी अपने विरोधियों को कोने में लगाने का प्रयास किया और उसमें रामविलास भी शामिल थे, कैप्टन अभिमन्यु भी शामिल थे, ओपी धनखड़ भी शामिल थे। वीरेंद्र को यहाँ वीरेंद्र जो जींद वाले हैं उनको जमने नहीं दिया पार्टी में, और फिर उन्होंने अनिल विज को भी सताया और ये इशारा करना टिकट नहीं मिलेगी इन सबको। लेकिन इन्होंने सबने अपनी अपनी आंख दिखाई और पार्टी बाद में ये माना गया। और खट्टर ने तो एक और कमाल कर दिया था, अपने जो पीएसी है उनके 6 उतार दी, 6-7 मैदान में उतार दिए। और उसमें से जो जवाहर यादव था उसने तो बहुत बड़े जोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया, लाखों रुपए खर्च कर दिए। और दूसरे अभिमन्यु जो उसका पीएस था उसने पैसे खर्च कर दिए। जो अजय गौड़ था जो पॉलिटिकल एडवाइजर था उसका, जो सीएलयू का काम देखता था, उसने तो फरीदाबाद में महिलाओं 400-500 महिलाओं को बड़ी बड़ी कीमती साड़ियां दी, हरियाली तीज का त्योहार मनाकर, और खाना खिलाया उन्होंने। तो ये प्रयास जब चल रहे थे, तो जब ये कांग्रेस चयन समिति की मीटिंग हुई तो इंद्रजीत ने मुद्दा उठाया, अभी ये पीएसीए लड़ेंगे तो पार्टी के कार्यकर्ता क्या करेंगे। तो वो बात उसके ध्यान में बैठ गई अमित शाह के, उसने कहा पीएसीए को टिकट नहीं मिलेगी, तो वो कट गए। उससे ये बौखलाया हुआ था खट्टर, अगर मेरे समर्थकों को टिकट काट दी इन्होंने, आगे मैं देखूंगा। उसमें जो इनको ये लगता था जो रोड़ा बन सकते हैं वो उन्होंने अपना खेल कर दिया। और रामविलास को फंसाने के लिए एक शिकायत उस महिला को बुला के शिकायत लिखवाई गई। वो केस उठा था, दब गया था, लेकिन ये बुला के दिखाई गई और सिपाही चीफ सेक्रेटरी से चिट्ठी भेजी गई डीजीपी पुलिस को कि इस केस पे नेसेसरी एक्शन लिया जाए। ये जो रामविलास का स्टेप है आज, एक मिनट में कह रहा हूँ, रामविलास का जब ये स्टेप है, ये पार्टी हाईकमांड को चुनौती है। टिकट दो ना दो, हम चुनाव लड़ेंगे। उसने तो, नरवीर ने तो कहा ही था, इसलिए प्रैक्टिकल कर दिया, खड़े हो गए हम। अब सिंबल नहीं दो तो इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएंगे। तो ये मुझे ये लगता है कि राव इंद्रजीत, रामविलास और धर्मवीर एक हैं और पार्टी में ये ताकत है, एक ग्रुप है। और एक बात और देखी होगी, राव इंद्रजीत ने अपने भाषण में ये भी कहा भविष्य में ये पार्टी जो है रामविलास जी के नेतृत्व में चलेगी। तो ये इशारा कर दिया कि हम मिल के लड़ेंगे। और ये अपने इलाके में महेंद्रगढ़ के लोगों को ये मैसेज दे के गए, राव साहब अभी मेरे समर्थक रामविलास के साथ हो, रामविलास मेरा यारी है। तो ये जो सारा खेल हुआ है, ये हाई कमांड को एक चुनौती है। देखना पड़ेगा कि हाई कमांड की चुनौती किस तरह से होती है। इसमें प्राइम मिनिस्टर, और जब से ये कमजोर हुए हैं, यानी चुनाव के बाद से, जब से ये गठबंधन की सरकार बनी है सेंटर में, तो प्राइम मिनिस्टर भी कमजोर हुए हैं। तो उसको हर तरह से चैलेंज करने की बात चल रही है। ये चैलेंज करने का एक तरीका है, राजनीतिक सभ्य तरीका है। अगर हम पार्टी के वर्कर हैं, हम वफादार हैं, हम काम करेंगे और हम लड़ेंगे भी। तो रामविलास ने पहली बार हिम्मत दिखाई है। ये हिम्मत यदि 6 महीने पहले दिखा देते तो शायद उनकी टिकट पर रोड़ा नहीं बनता। उनको ये विश्वास नहीं था कि पार्टी उसके साथ इस तरह का उनको बेइज्जत करने का प्रयास करेगी। तो वो अब रामविलास जी और ये तीनों एक हुए हैं। रामविलास जी में विश्वास जगा है
और पार्टी हाईकमांड को ही चैलेंज कर दिया। तो अब देखने की बात ये पार्टी हाईकमांड झुकती है या इनको झुकाती है, क्योंकि इंद्रजीत तो इस मूड में है। अब अगर एक ये सच्चाई है, सबसे कदावर नेता अहिरवाल के, अगर वो नाराज रहेंगे, संतुष्ट नहीं होंगे, तो अगर अहिरवाल में पार्टी डूबेगी तो हरियाणा में भी सरकार नहीं बन सकती, क्योंकि माहौल खट्टर ने जो बिगाड़ा और जिस तरह से भगदड़ मची पार्टियों में, वो भगदड़ से पहले ही पार्टी की हालत खराब है। इसके नेता बड़े दुखी हैं और हर जगह चैलेंज करने वाले आदमी हैं। सुबह मेरी जिले राम शर्मा जी से बात हुई, असंध का वो उम्मीदवार थे। उन्होंने कहा जी मैं तो कांग्रेसी था, खट्टर ने बुला के मुझे कहा पंडित जी आपको टिकट देना चाहते हैं, आपकी इमेज बहुत अच्छी है आपके इलाके में, आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपने काम भी किया इलाके में, हम बीजेपी की टिकट आपको देंगे। और उन्होंने बोला 3 दिन पहले भी मुझे ये कहा, इसलिए मैं मिलने गया जब इसको, खट्टर ने कहा तेरी टिकट पक्की। और जब लिस्ट आई तो उस लिस्ट में, सेकंड लिस्ट में, जो योगेंद्र राणा है जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उसको टिकट दे दी। तो बोला आप क्या करेंगे? बोला मैंने खट्टर को कह दिया कि अब मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, आपने मेरे से विश्वासघात किया है, मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। राजीव जैन से मेरी बात हुई, पुराने लीडर राजीव जैन भी हमारे मित्र हैं, वो साथी भी हैं। उन्होंने कहा जी टिकट नहीं मिली तो हम भी लड़ेंगे। मेरे को भी आश्वासन दे रखा कि मेरी कविता जैन को वो टिकट दे देंगे, बदल देंगे कैंडिडेट को। तो अब वो कल तक सारी संभावनाएं है। इसी तरह रेणु बाला गुप्ता जो 10 साल मेयर रही, उसने भी चुनौती दे रखी है। अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर वो कल चुनाव पे हो सकता खड़ी हो। करण कंबोज भी खड़ा हो गया। तो इनके अनेक नेता, रणजीत सिंह ने घोषणा कर रखी इंडिपेंडेंट लड़ूंगा, आप समझे ना। तो अब बचा इनके पास कुछ नहीं है, जगह जगह चैलेंज हुआ है। बीजेपी वाले बीजेपी को हराएंगे और बीजेपी की हार सुनिश्चित लगती है मुझे। खट्टर इसके लिए सोल, अगर एकमात्र कोई दोषी है तो खट्टर है। पहले तो यहाँ जनता में विश्वास नहीं जीत पाया, जब हाईकमांड को लगा कि नहीं जिता सकेगा उनको पद से हटा दिया, फिर उसने अपना डमी बना के बैठा दिया वहां, और जो अधिकारी बड़े थे जो सरकार में उसकी मानते थे उनको बैठाए रखा। तो पार्टी की कोई इमेज नायब सिंह नहीं बना सके खट्टर के दबाव में, और खट्टर पॉपुलर नहीं है। तो पार्टी के चुनाव प्रचार में मुख्य प्रवक्ता कौन होगा, मुख्य नेता कौन होगा हरियाणा लेवल पे? प्राइम मिनिस्टर की वो इमेज नहीं वोट खेचर हो, अमित शाह की वो इमेज नहीं वोट करिए, तोड़ फोड़ तो कर सकते हैं, लेकिन ये पार्टी को जिताने उतारने की वो नहीं रखते। और हरियाणा में इनके पास लीडर नहीं बचा, बड़े लीडर इन्होंने छेड़ रखे हैं। तो अब मुझे लगता है भगवान ही राम सहारे छोड़ दिया, और उसके लिए खट्टर को बधाई देनी चाहिए, उसने पार्टी को रसातल में पहुंचा दिया। और ऐसा मौका मिला है अब देखने की, नया एक्सपेरिमेंट है हरियाणा की राजनीति में, देश की राजनीति में भी। अब पार्टी के नेतृत्व को चैलेंज करके फार्म भर दिया और उन्होंने हम ठोक के मैं लड़ूंगा, और देख लो तुम्हारी मर्जी हो तो दो ना दो तो मैं लड़ूंगा। तो ये अब एक नया एक्सपेरिमेंट है। अगर ये रामविलास के सामने हाईकमांड झुक गई तो इन्हें और भी कई जगह झुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो महाराष्ट्र के चुनाव आने हैं, त्रिपुरा के चुनाव हैं, बहुत सी चीजें हैं उनके पास, भारी पड़ेगी। तो ये सर क्या लगता है कि रामविलास शर्मा के जो कदम उठाए उसके सामने जो हाईकमान है वो झुक पाएगा या नहीं झुकेगा? भाई ये तो हाईकमांड पर निर्भर करता है। जैसे नरवीर ने झुकाया वैसे तो लगता है झुक जाएंगे, क्योंकि ये तो बेशर्म हो चुके हैं पार्टी। अब प्राइम मिनिस्टर हरियाणा में अगर बीजेपी की हार होती है तो महाराष्ट्र सबसे बड़ी राजधानी है बॉम्बे, और वहां की कैपिटल राजधानी उसी को कहते हैं, क्योंकि सबसे पैसे वाले वहीं रहते। अगर यहाँ हारेंगे तो वहां भी इसका कुप्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में तो हार ही रहे, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही ज्यादा कुछ करने की। अब प्राइम मिनिस्टर यहाँ कितनी झूठ फेंक आ रहा है, 3-4 बार आ रहेगा, 14 को भी आ रहा है, कितनी झूठ फेंकेगा, जनता में उनके गले में उतरेगी कि नहीं उतरेगी? मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर की इमेज होगी कि फेंकू हैं, करते कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो अब वो देखने की बात है, पर लेकिन पार्टी बड़ी कठिन दौर में गुजर रही है, और कल तक ये फैसला हो जाएगा इंडिपेंडेंट रहेंगे कि नहीं रहेंगे। कल शाम तक है ये चिट्ठी ये 2 बजे भी आ गई तो ये पेश कर देंगे, उसका सिंबल इसको मिल जाएगा। एक दिन छोड़ के तीसरे दिन सिंबल अलॉटमेंट हो जाता है। तो अभी ये देखने की बात है अब पार्टी क्या करती है।
मुझे लगता है पार्टी जिस तरह से दबाव में है और इंद्रजीत ने जिस बड़ी ढंग से वकालत की है रामविलास की, रामविलास के साथ है, और जिस तरह रामविलास ने राव तुलाराम के नारे लगाए हैं पक्ष में, आपने सुने होंगे, और फिर जिस तरह धर्मवीर ने कहा षड्यंत्र के तहत रामविलास को फंसाया जा रहा है, तो ये सारी चीजें ये सिद्ध करती हैं चुनाव तो वो लड़ेंगे और इंद्रजीत का रामविलास को समर्थन रहेगा, तो राव दान सिंह को भारी रहेगा, इंद्रजीत का समर्थन रामविलास को रहेगा। तो रामविलास इंडिपेंडेंट हो नहीं हो, उसकी अपनी एक टीम तो है ही, पांच बार बने, वो छठी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके पास टीम की कमी नहीं है। अब देखने की बात है, हाईकमांड झुकती है, रामविलास झुकता है, क्या हो। ये एक नया टेस्ट केस आया है, अपने आप में अनोखा है। पार्टी को नु कहकर ना, एक तो खंजर से काटते हैं, एक नरम छुरी से काटते हैं, तो नरम छुरी चलाइए, उसकी गर्दन पे झुकेगी तो भी ठीक, नहीं झुकेगी घाटा तो बीजेपी को लड़ना है। सर एक बात और है कि जहां पर भाजपा प्रत्याशी के तौर पर एक आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति ने भी नामांकन किया है, कैलाश पाली, जो सरकारी टीचर रहे हैं पहले, और उसके साथ ही आज रामविलास शर्मा जी द्वारा भी नामांकन भाजपा प्रत्याशी के तौर पर कर दिया गया। तो क्या मानते हैं कि इस पूरे मामले में आरएसएस की कहीं ना कहीं भूमिका है? नहीं, रामविलास के बारे में आरएसएस की भूमिका कैसे हो सकती है? रामविलास तो खुद ही आरएसएस का आदमी था, सारा जीवन तो आरएसएस की सेवा में लगा दिया उसने। अब आरएसएस वाले उसको नहीं मानने तो बात अलग है जी। भाई नरेंद्र मोदी भी तो आरएसएस का था, उससे भागवत जी नाराज है, तो इनका नाराज खुश होने का कोई क्राइटेरिया तो हो। जब चीफ मिनिस्टर बनाया तो उन्होंने रवानी जैसे को कोने पे लगा दिया, मुरली मनोहर जोशी को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। तो ये आरएसएस वाले सारी इस तरह की मर्जी करके थोड़ी जीतेंगे। अगर इनके बस में चलता तो 240 सीट क्यों आती? 400 का नारा लगा था ना इनका। तो ये अब आरएसएस के बारे में ज्यादा कुछ नहीं। नंबर एक, कानूनी दृष्टि ये कहती है कि जिसके पास पार्टी के सिंबल की चिट्ठी होगी उसको सिंबल अलॉट होगा। वो खड़ा भर दिया, उसका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। उससे पूछा जाएगा भी आप क्या करना चाहते हो। मास्टर की इतनी तो हालत नहीं को चुनाव लड़ ले। तो अभी ये मुझे नहीं लगता वो गंभीर है, वो छेड़खानी के लिए लगाया गया। खट्टर ने दो काम बड़े राजनीतिक रूप से घटिया करे जो नहीं करने चाहिए थे। वो ये रामविलास के खिलाफ केस बुला के महिला से लिखवा के चिट्ठी और केस दायर करने का मामला दे दिया, और फिर ऊपर बदनाम कर दिया रामविलास ने तो ये करा, रामविलास ने वो करा। दूसरी चीज ये वो दूसरा ब्लंडर ये किया कि एक साधारण से व्यक्ति को खड़ा कर दिया कि आप आरएसएस उसको कह रही है कि भर दो फार्म। फार्म भरना एक अलग चीज है, चुनाव मैदान में उतरना, खर्चा पानी देखना दूसरी बात। तो इसलिए मुझे नहीं लगता, आपको ज्यादा जानकारी होगी, आपके लोकल है वो। अब वो इतना बड़ा चुनाव लड़ लेगा जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो मुझे नहीं लगता उसमें सीरियस है। वो फच्चर लगाने के लिए एक खेल हो जाता है राजनीति में। और खट्टर मुझे लगता है कि हरियाणा में पार्टी के लिए सबसे बड़ा भस्मासुर शामिल होगा, साबित होगा। अमर बेल है, जिस पे पड़ेगी उसको खत्म कर दिया, खट्टर भी खत्म करके जाएगा, ये लगता है। करमवीर जी, जिस तरह से अभी उस जो केस है उसकी चर्चा पंडित जी ने की, और मंच के ऊपर भी इसको लेकर कई नेताओं ने जिक्र किया, और कल सोशल मीडिया के ऊपर भी उस केस को लेकर कुछ एक डॉक्यूमेंट्स वायरल हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का क्या मामला है ये पूरा? देखिए, जिस प्रकार से ये जो है पुराना मामला है, और आपको भी ध्यान होगा कि जिस प्रकार से कैलाश पुजारी का जो पूरा प्रकरण हुआ था, तो उसको लेकर के पूरा जो है घटनाक्रम हो रहा है। और इस घटनाक्रम के दौरान अब ये अचानक से चुनाव से जस्ट पहले, टिकट डिक्लेरेशन से पहले 2 लिस्टों में प्रोफेसर रामविलास शर्मा का नाम शामिल नहीं करना, और फिर इस प्रकार की जो है डीजीपी की तरफ से लेटर जारी करना, ये सारी जो चीजें हैं ये दिखा रही है कि कहीं ना कहीं जो है भाजपा के ही बड़े जो है नेता हैं, जो ये नहीं चाहते कि रामविलास शर्मा चुनाव लड़े। रामविलास शर्मा को चुनाव से दूर करने के लिए, और पूरा जो है मुझे लगता है कि उनके खिलाफ इस प्रकार के पूरा एक षड्यंत्र किया जा रहा है कि इस चुनाव से रामविलास शर्मा को इस प्रकार से प्रेशर में लाया जाए। और जो है आज जिस प्रकार से जो हुआ, जिसमें राव इंद्रजीत सिंह की बात करें या चौधरी धर्मवीर सिंह की बात करें, उन्होंने भी कहा कि भाई इस प्रकार से एक केस का बहाना करके
आप किसी की टिकट काट रहे हो, ये जो है किया जा रहा है, ये गलत है। उन्होंने दोनों ने इस बात को दोहराया है। तो ये दिखाता है कि सबके संज्ञान में है ये चीजें कि भाई किस तरह से ये पूरा वाकई किया जा रहा है। और ये इसके अंदर भाजपा के जिस प्रकार से पंडित जी ने जो है पूरी चीजें विस्तार से बताई भी है कि भाई किस प्रकार से प्रकरण हुआ, कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें पंडित जी को इस इलेक्शन से दूर रखने के लिए मुझे लगता है कि उनके ऊपर एक प्रेशर जो है बनाया जा रहा है कि इस प्रकार का जो है केस का वास्ता दे करके और उन्हें दूर किया जाए। नहीं, एक ये भी चर्चा था कि पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई की है, मामला दर्ज किया है इसको लेकर। देखिए अभी तक जो हमारे संज्ञान में नहीं आया कि पुलिस ने उसको लेकर के अभी कोई मामला दर्ज किया है या कुछ ऐसा अभी तक नहीं आया। हाँ, कल का एक लेटर जरूर वायरल हो रहा है जिसके अंदर जो है डीजीपी की तरफ से कहा गया है कि भाई जो है पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन की जाए जिस तरह से जो पूरा वाकई हुआ है। तो अभी जो इस संदर्भ में कोई मामला दर्ज किया गया है ऐसी कोई जानकारी तो मेरे संज्ञान में अभी नहीं आई। जी पंडित जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक कैडरलेस पार्टी माना जाता रहा है और कहा जाता रहा है कि जो इसके कार्यकर्ता हैं चाहे जमीन स्तर पर जो काम कर रहे हैं उन्हें पार्टी के अंदर ऊंचे पदों तक पहुंचाया जाता है, उन्हें चुनाव लड़ाया जाता है। परंतु अब देखने को आ रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है पहले वाली पार्टी नहीं रही। अब पहले दिन पार्टी में शामिल होते हैं और उसके बाद उन्हें टिकट थमा दिया जाता है और जो इनके नेता होते हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता होते हैं, जो 20 साल से 10 साल से 30 साल से जो इसके लिए काम कर रहे होते हैं, उन्हें टिकट नहीं दिया जाता। तो क्या मानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी थी वो पहले वाली पार्टी नहीं रही और वो एक नए सांचे में ढलने जा रही है? देखो, इसमें पहले तो मैं देश के राष्ट्र के नाम पे दूं। प्राइम मिनिस्टर महाराष्ट्र में गए और उन्होंने इशारा करा अजीत पवार के खिलाफ 70,000 करोड़ के घपले के आरोप हैं, अंदर करूंगा मैं। और जब उसने सरेंडर कर दिया, इनकी शरण में आ गया, तो उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो आज तक चल रहा है। और अब वही अजीत पवार ये कह रहा है मेरे तो असली चाचा से मैंने नाराजगी मोल ले ली, मैं उनसे माफी चाहता हूँ। मैंने अपनी बहन के खिलाफ अपनी वाइफ को खड़ा करा लोकसभा चुनाव में, वो हार गई, अजीत पवार की वाइफ। तो उन्होंने बोला वो भी मेरी गलती थी। तो अब लगता ये है कि ये जो गेम है हरियाणा का, समझो हरियाणा में बावल के डॉक्टर बनवारी लाल के खिलाफ 100 करोड़ के घपले का आरोप लगा। ठीक, खट्टर ने चुप्पी साध ली, मुद्दा बना और टिकट कटने का मुद्दा भी वही बना, आप समझे ना। फिर दूसरा काम था इसका जो पॉलिटिकल विशेष ओएसडी था दफ्तवार, नीरज दफ्तवार, उसके खिलाफ झज्जर में 42 करोड़ की जमीन, एक साधारण आदमी द्वारा 42 करोड़ की जमीन खरीदने का आरोप लगा। इसने कहा कि मैं विजिलेंस से जांच करवाऊंगा, आज तक नहीं पता लगा। इसका जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो चेयरमैन था, बोर्ड कह गया मैं, कमीशन था, कपूर ना, भारती, उसके खिलाफ आरोप लगा इसने घपलेबाजी कर दी, कहीं के किसी के नंबर बढ़ा दिए, किसी के घटा दिए, तो उसको हटाया गया। फिर विजिलेंस से इंक्वायरी करी, विजिलेंस ने उसको क्लियर कर दिया, विजिलेंस तो इनकी जेब में है। तो उसमें उसका खिलाफ कुछ नहीं हुआ। फिर जवाहर यादव के खिलाफ आरोप लगे, 600 करोड़ का कुछ मामला था, आपने पढ़ा होगा जब, तो उसको दबा दिया गया। वो जो इसका एक ओएसडी था कैप्टन अभिमन्यु था, जो इसके वहां रहता था, हिसार का था, उसके पास आरोप लगे तो उसको हटा दिया गया। फिर उसको एक कॉरपोरेशन या बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। तो इसने झेला। फिर दूसरी गलती इसने ब्लंडर ये किया कि जब मनीष ग्रोवर के खिलाफ विधानसभा में आरोप लगा, 600 करोड़ का घपला कर दिया उसने, ये कर दिया, सीरा बेच दिया, चीनों मिल, सरकारी चीनों मिलों का, और ये कर दिया। तो खट्टर ने खड़ा होकर कहा कि मैं इनको ग्रीन चिट देता हूं, कोई इंक्वायरी नहीं होगी। इसकी हिम्मत देखो, विधानसभा में आरोपी आदमी के इतनी क्लीन चिट देता। दूसरा आरोप लगा इसका, आपके सामने उदाहरण बता रहा हूँ। अब जो महिला कोच को टेरने का संदीप सिंह के खिलाफ आरोप लगा, विपक्ष ने जब संदीप सिंह से इस्तीफा मांगने की कोशिश की, क्योंकि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी थी, पर चार्जशीट भी दर्ज होगी, तो खट्टर ने कहा संजीत सिंह को नहीं, इसको मैं हटाऊं, संदीप सिंह को हटाऊंगा नहीं हटाऊंगा। तो इस तरह का एक दुस्साहस करता रहा है। खट्टर का खून मुंह लग गया था कि मैं जो करता हूं वही है। अब खट्टर की बड़े बड़े नेताओं से पाला पड़ा है, और मुझे लगता है कि इंद्रजीत
और धर्मवीर और रामविलास को चैलेंज करना इसको भारी पड़ेगा। हो सकता है इसको सरेंडर भी करना पड़ जाए, क्योंकि राजनीति में नेता बेशर्म हो जाता है, जब फंस जाता है तो माफी मांग लेता है, छोड़ देता है। अब दबाव बनेगा तो ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि रामविलास जी को इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़े। और ये आरोप इंद्रजीत पर, धर्मवीर पर लगे कि वो रामविलास की सपोर्ट कर रहे हैं। आप समझे ना? तो राजनीति में सारे तरह के हालात हैं, लेकिन बीजेपी के लिए कुल मिलाकर अच्छे हालात नहीं है। बीजेपी दिन बाय डे डाउन होती जा रही है। अगर बीजेपी हाईकमांड अब भी नहीं संभला तो ये सरकार उनके हाथ से निकल जाएगी, और हरियाणा में हारने का रिजल्ट ये बनेगा, महाराष्ट्र के चुनाव में इसका असर दिखाई देगा, पार्टी को और रसातल में जाएगी। ये मेरा कहना जी। तो आज की चर्चा में जिस तरह से प्रोफेसर रामविलास शर्मा को लगातार 2 बार लिस्ट जारी होने के बावजूद टिकट नहीं मिली और उन्होंने जो फॉर्म अप्लाई किया है उसको लेकर 2 लाइनें यहाँ पर ये ध्यान आ रही हैं कि जब भाजपा को रामविलास शर्मा की जरूरत थी तो कुर्बानी उन्होंने दी, और जब बाहर आई तो कह रहे हैं कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं। तो यही लग रहा है कि जिस तरह से रामविलास शर्मा ने नामांकन किया है और उसके बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से चुनौती दे दी है, और इसके साथ केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, चौधरी धर्मवीर सिंह सहित अनेक नेताओं का जो उन्हें साथ मिला है, उसके बाद कह सकते हैं कि हरियाणा की भाजपा में आने वाले समय में नए समीकरण बनकर उभरेंगे। आज की चर्चा में बस इतना ही, और हमारे साथ जुड़े मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी इसी तरह के मुद्दों को लेकर हम हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।